नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, CGL मेंस की हमारी मॉक टेस्ट शुरू हो गई हैं। तो उसी के अंदर जो है पहला पेपर जो हुआ है उसके इंग्लिश वाले सेक्शन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जो पेपर कोड है वो है दोस्तों 124101। ठीक है, तो जब आप देखें तो पेपर कोड थोड़ा सा ध्यान से देख लें ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हम लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि एंटोनिम जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, अपोजिट मीनिंग वर्ड को बोलते हैं। हिंदी मीडियम छात्र जो है वो ध्यान देंगे, विलोम शब्द को बोलते हैं। विलोम शब्द को क्या बोल देंगे हम लोग, एंटोनिम बोल देंगे। अब दोस्तों ये जो शब्द है इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। जो चीज़ आपके साथ बचपन से है और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनबिल्ट बोल सकते हैं। जो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है उस चीज़ को बोलते हैं इनहेरेंट। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। इंड्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, बनाना या उत्पन्न करना। टू प्रोड्यूस और टू मेक, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, टू प्रोड्यूस और टू मेक। इंड्यूस का एक मीनिंग ये भी होता है टू परसुएड। इंड्यूस का एक मीनिंग ये भी होता है टू परसुएड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं किसी को मनाना या राज़ी करना। ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। कुछ वर्ड होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, तो इसके ये दोनों मीनिंग मिलते हैं इंड्यूस के। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। जो थोड़े से उस तक रेस्ट्रिक्टेड हो, लिमिटेड हो, सीमित हो, उसको अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। वर्ड है एक्स्ट्रानियस। एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है टू अडेप्ट। कोई चीज़ जो है वो अडेप्ट ना लेकर के, यहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा अडॉप्ट, कि कोई चीज़ जो है उसको स्वीकार कर लेना या कोई चीज़ जो है उसको सीख लेना, या बोल सकते हैं सीखना। जो बाहरी है, भैया आपके अंदर नहीं है, बाहरी चीज़ है, उसको आपने सीख लिया, उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्रानियस। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, एक्स्ट्रानियस। क्योंकि इनहेरेंट का मतलब जो चीज़ हमारे अंदर बचपन से है, जन्मजात है, जबकि एक्स्ट्रानियस जो चीज़ हमने बाहर से ली है उस चीज़ को हमने स्वीकार किया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 62। इसके अंदर हमें कहा गया है सिलेक्ट द ईडियम। तो हमको जो है मेनली मुहावरा चूज़ करना है कि चारों में से कौन सा मुहावरा जो है दिए गए सेंटेंस के लिए उचित है। दोस्तों अगर अपन मुहावरे की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो पहले चेक करना पड़ेगा। दिया हुआ है अ विलेज फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। तो ये बोल रहा है कि अ विलेज फेयर इज़ अ प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स ईगरली वेट फॉर दिस। कि जो गांव के अंदर जो मेला लगता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगी, रोचक
वस्तुएं देखने को मिलेंगी मेले के अंदर। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सारी उम्र के लोग आते हैं और बहुत ही उत्सुकता से मेलों का इंतज़ार भी करते हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स मिले, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो ऐसे स्थान को बोला जाता है दोस्तों अलादीन्स केव। आपने कहानी सुनी होगी अलादीन और जिनी की। तो अलादीन को एक जो गुफा थी, केव थी, उसके अंदर एक चिराग मिला था, जिसमें से जब चिराग को उसने जो है रब किया तो उसमें से जो है जिन प्रकट हुआ और जिन ने उसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी। तो इसी तरीके से ये मुहावरा बना है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले, उस स्थान को अलादीन्स केव के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पे अलादीन्स केव ये जो मुहावरा है ये दिए गए स्टेटमेंट के लिए उचित होगा। बाकी जो इडियम्स है उसका भी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। ज्वेल इन द क्राउन का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। मोस्ट वैल्यूएबल थिंग हिंदी में अपन बोल सकते हैं सबसे कीमती। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सबसे कीमती। क्योंकि क्राउन होता है मुकुट या आप बोल सकते हैं ताज, उसमें एक ज्वेल का मतलब होता है हीरा। तो भाई ताज अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसमें कोई हीरा जड़ा हुआ है तो वो और भी ज़्यादा कीमती। तो ज्वेल इन द क्राउन मुहावरे का अर्थ है मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, सबसे कीमती चीज़। आइवरी टावर का अर्थ होता है दोस्तों इम्प्रैक्टिकल थिंग। कोई ऐसी चीज़ जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, उसके लिए अपन आइवरी टार्स बोलते हैं। ईडियम है ये। इसके लिए एक और ईडियम प्रचलन में है, वो है बिल्ड कैसल्स इन एयर। हिंदी में बोलते हैं हवाई किले बनाना। तो हवाई किले बनाना, हवा में बातें करना, अव्यवहारिक बातें करना, काल्पनिक दुनिया में रहना। तो ये सारे मुहावरे जो मीनिंग है वो आपको मिलेंगे कौन सी इडियम्स के? आइवरी टार और बिल्ड कैसल्स इन एयर। रोड टू डेमेस्कस, इस इडियम का मतलब होता है सडन टर्निंग पॉइंट। सडन टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। जीवन में वो क्षण जहाँ पे अचानक से आपके लिए चीज़ें बदलती हैं, या वो पॉइंट या वो एक्सपीरियंस जो आपके पूरे जीवन को बदल दे, उसके लिए बोला जा सकता है रोड टू डेमेस्कस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हमें ड्विंडल शब्द का एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। जो शब्द है ड्विंडल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। किसी चीज़ का कम होना, लेसन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का कम होना, लेसन ऑफ समथिंग। ठीक है, ड्विंडल का मतलब। डेप्रिकेट का मतलब, मोटिवेट का मतलब, नेग्लेक्ट का मतलब और कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम लोग देख लेते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान न देना। किसी चीज़ पर ध्यान न देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ठीक है। मोटिवेट का मतलब होता है मनोबल बढ़ाना। मोटिवेट का मतलब क्या होता है? मनोबल बढ़ाना। और डेप्रिकेट का मतलब होता है टू शो डिसअप्रूवल। टू शो डिसअप्रूवल मतलब असहमति
प्रकट करना। तो यहाँ पर ड्विंडल का मतलब क्या था, किसी चीज़ का कम होना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो एंटोनिम की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर चेक करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में ग्रामर के हिसाब से एरर है। दिया हुआ है व्हेन आई मेट अकबर पदमसी वन ऑफ ए प्रिजनर्स ऑफ पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वॉज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। ये कह रहा है कि जब मैं अकबर पदमसी से मिला, जो कि भारतीय सिनेमा का एक पायनियर है। पायनियर का मतलब होता है अग्रणी व्यक्ति। अग्रणी व्यक्ति को हम पायनियर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से लीडर रहा है वो, उसने काफ़ी जो है अच्छा काम किया है, लीड किया है लोगों को। तो उनसे जब मिला तो वो 87 की जो है उनकी एज थी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी वो अलर्ट और एक्टिव थे, सक्रिय थे और सचेत थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ ए पायनियर्स, तो यहाँ ए नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो अग्रणियों में से एक थे। तो अग्रणी मतलब अपन उसको स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं सेंटेंस में। स्पेसिफिक करने का मतलब हो गया कि हम लोग उसे विशेष दर्शाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो पायनियर वर्ड हमने लिया है उससे पहले आर्टिकल द जो है वो आर्टिकल ए की बनस्पत ज़्यादा उचित होगा, और लिहाजा ऑप्शन सी जो है इसमें यहाँ पर एरर होगा। आर्टिकल ए को आपको रिप्लेस करने पड़ेगा कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 10। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। हमें सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची सेम मीनिंग वर्ड बताना है। किसका वर्ड है, गाइल। देखिए गाइल का मतलब होता है चालाकी, धूर्तता, कपट, ये इसके हिंदी मीनिंग है, ठीक है। और थोड़ा सा और आसान अगर आपके लिए करूं तो धोखा भी हो सकता है। तो अगर सिनोनिम की बात करें तो जो वर्ड है डिसीट, डिसीट के भी यही अर्थ है, चालाकी, धूर्तता, कपट और धोखा। तो बी जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सरफिट का मतलब क्या होता है, टू मच ऑफ समथिंग, टू मच ऑफ समथिंग। सरफिट का मतलब होता है टू मच ऑफ समथिंग। टू मच ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। ये जैसे आपके पास 2 जोड़ी जूते हैं, ठीक है, सफिशिएंट है, लेकिन आपने अपने पास 100 जोड़ी जूते रख रखे हैं, तो दैट इज़ सरफिट ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़, यानी कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा जूते आपके पास हो गए। कहने का मतलब ये है। सिंसियरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के गंभीरता, किसी चीज़ को लेकर के गंभीरता, किसी भी काम को लेकर के आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं, कितने ज़्यादा केयरफुल हैं, सचेत हैं, किसी काम को लेकर आप कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। तो ये सारे जो है एक ही जो है भाव के शब्द हैं। सिंसियरिटी, गंभीरता किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के सीरियस होना। और अगर आप इसको नाउन फॉर्म में लें तो किसी चीज़ को लेकर के आपकी सीरियसनेस कितनी है, तो ये आपका जो है डायरेक्ट एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा सिंसियरिटी का। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, अंतर्ज्ञान। अंदर से जो आपका एक बिलीफ हो, एक आपका जो है कॉन्फिडेंस हो किसी चीज़ को लेकर, दैट इज़ नोन एज इंट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि पद्मसी वर्क लाइक ए मैथमेटिशियन, व्यक्ति की बात हो रही है पद्मसी की। वर्क लाइक ए मैथमेटिशियन, उन्होंने एक गणितज्ञ के तौर पे काम किया था। एंड वॉज अ ट्रू डैश हु एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यूमरस मीडियम्स, और वो एक सच्चे भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने बहुत सारे मीडियम्स के साथ
एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि नई नई चीज़ों को ट्राई किया था, नई नई चीज़ें कोशिश की थी उन्होंने। तो वो क्या थे? वॉलेंटरी थे। वॉलेंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक। अपनी इच्छा से कोई काम कोई व्यक्ति करता है तो उस चीज़ के लिए जो है वॉलेंटरी शब्द यूज़ किया जाता है। और जो यह काम करता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंटियर बोलते हैं। एक वर्ड है हमारे पास लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लिटरेचर। लिटरेरी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लिटरेचर। हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं साहित्यिक। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एडवर्सरी। तो एडवर्सरी का मतलब हो सकता है अपना ओपोनेंट, जो अपना शत्रु है, जो अपना विरोधी है, उसको हम लोग जो है वो क्या बोल सकते हैं? एडवर्सरी बोल सकते हैं। और यहाँ पर शब्द बचा विजनरी। विजनरी मतलब जो भविष्य को देख करके काम करे, भविष्य दृष्टा, इसको जो है हिंदी में बोलना ठीक रहेगा। जो भविष्य को देखे, दूरदर्शी हो, इसके लिए एक और शब्द अपन क्या ले सकते हैं? दूरदर्शी। जो दूर की देखे और एक लंबे टाइम की प्लानिंग लेकर चले, उस व्यक्ति को बोलते हैं विजनरी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे ठीक रहेगा कि पद्मसी जो थे वो एक मैथमेटिशियन की तरह उन्होंने काम किया था, लेकिन वो एक सच्चे दूरदर्शी थे और उन्होंने बहुत सारे नई नई चीज़ें कोशिश करके जो है काम किया, क्योंकि उनके दिमाग में था कि 15 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद चीज़ों को किस तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए विजनरी जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमें यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, और अगर किया जाना चाहिए तो वो क्या होगा। दिया है, इट इज़ रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज्ड लेस देन 1 ईयर। इसका मीनिंग ये हो गया कि ऐसा रिपोर्ट किया जाता है, ऐसा रिपोर्ट्स में आता है ये आंकड़ा कि प्रतिदिन भारत जो है लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसी बच्चों की मृत्यु देखता है जिनकी उम्र 1 साल से कम है। कि हर साल जो है 1 साल से कम उम्र के 2000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो भारत में प्रतिदिन मर जाते हैं। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। देखिए यहाँ पर इसको करने का तरीका क्या हो सकता है उसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है एवरीडे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी सेंटेंस में एवरीडे, इसके अलावा डेली, इसके अलावा ऑफन, इसके अलावा आप बोल सकते हैं नेवर, इसके अलावा आप बोल सकते हैं ऑलवेज, इसके अलावा आप बोल सकते हैं जनरली, इसके अलावा आप बोल सकते हैं यूजुअली। तो इस तरीके के वर्ड अगर आपको किसी सेंटेंस में नज़र आ जाएं तो दोस्तों ये सारे जो शब्द हैं ये एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। ये कौन से टेंस के एडवर्बियल फ्रेजेस हैं? तो मैं आपसे कहूँगा कि ये प्रेजेंट सिंपल के एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तब भी टेंस के टाइम हम ये डिस्कस करते हैं कि ये सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। तो अगर आपको ये किसी सेंटेंस में नज़र आ जाए तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करना है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करना है, उसका सीधा सीधा मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल का उपयोग करना है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का उपयोग करना है। तो यहाँ पर आपने लिखा इंडिया विटनेसिंग, तो विटनेसिंग तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, विटनेस में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये जो है गलत हो गया। हमें फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस मतलब प्रेजेंट सिंपल चाहिए। अब इंडिया जो है वो हमारा कैसा सब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही तो बोलता है।
वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस या ईएस लगता है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वर्ब का वो हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इंडिया विटनेसेस, ये लिखा जाएगा। तो अब देखिए इंडिया विटनेसेस कहाँ पे दिया हुआ है? तो एक तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विटनेस है, वो तो वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, तो ये गड़बड़ हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, इंडिया विटनेसेस द डेथ, क्योंकि भी एवरीडे लगा हुआ है, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। कौन सा टेंस यूज़ होगा? प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे यूज़ होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमें ईडियम का मीनिंग बताना है। ईडियम यानी मुहावरा। ईडियम क्या है? स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है समस्या उत्पन्न करना। इस ईडियम का मतलब क्या होता है? समस्या उत्पन्न करना, टू क्रिएट प्रॉब्लम, या फिर अपन बोल सकते हैं टू प्रोवोक ट्रबल हिंदी में। और इसका मतलब होता है समस्या को आमंत्रण देना, समस्या को न्योता देना या आमंत्रण देना, अपने लिए प्रॉब्लम को जो है बुलावा देना। दैट इज स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। याद रखने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों, नेस्ट से याद रखिए। नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला। पक्षी घोंसला बनाते हैं, आप जानते ही हैं। तो अगर आप किसी भी पक्षी के घोंसले को नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आप समस्या को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि वो पक्षी जो है वो ज़रूर आप पे आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि आपने उसके घर को तोड़ा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। हमें सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है। किसका पर्यायवाची बताना है? वर्ड है एजाइल का। ठीक है, एजाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फुर्तीला। इसका मतलब क्या होता है? फुर्तीला, या अपन और क्या बोल सकते हैं? सक्रिय बोल सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम है वो क्या हो सकते हैं? एक्टिव हो सकता है, एक इसका सिनोनिम स्विफ्ट हो सकता है, एक इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? निम्बल हो सकता है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो जैसे हमने ये लिखे तो आपको निम्बल यहाँ नज़र आ गया, तो ये बिल्कुल आपका आंसर है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। गाइल अभी पीछे पढ़ के आए थे, इसका आपने से सिनोनिम ही पूछा था। तो गाइल का मतलब होता है धूर्तता, चालाकी, धोखा, बेईमानी, कपट। विजिबल, जो नज़र आए, जो चीज़ हमें नज़र आए, दिखे, दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल। और ये जो वर्ड है डोसाइल, इसका मतलब होता है डरपोक, जो जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, जो आसानी से लोगों की बात मान ले, जो आसानी से लोगों की बात मान ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोसाइल। डोसाइल के लिए एक अच्छा सिनोनिम हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं वो है दोस्तों सबमिसिव। क्या वर्ड है? सबमिसिव। कई बार ये एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सबमिसिव एज वेल एज डोसाइल। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है दोस्तों। अब ये हमारे पास में एक क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट करते हैं, करने का तरीका क्या है? पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन से टेंस में बातचीत है, सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आंसर फिल करेंगे। तो दिया हुआ है द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर। बहुत बढ़िया, कि हम जीवन में क्या होंगे, कैसे बनेंगे, हमारा नाम होगा नहीं होगा, दुनिया हमें सलाम करेगी या गाली देगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमने अपने जीवन में किन चीज़ों का चुनाव किया है, क्या चॉइस हमने अपने लाइफ में की हैं। तो अगर अच्छी चॉइसेस करेंगे तो जीवन अच्छा होगा, चॉइसेस अगर ख़राब करेंगे तो जीवन ख़राब होगा। आगे कह रहा है वंस लाइफ इज़ डैश मार्क्ड बाय द एग्जेम्पलरी चॉइसेस वन हैज़ मेड डैश वंस जर्नी। किसी का भी जो जीवन है उसके अंदर उन्होंने
किस तरीके की चॉइसेस बनाई है, बढ़िया चॉइस बनाई है, शानदार चॉइसेस बनाई हैं। तो वो अपनी यात्रा में जो उन्होंने चीज़ें की है, वो उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो चॉइसेस करी हैं वो उनके जीवन को जो है, उनके पूरे एक जीवन का हमें रूपरेखा दे देती हैं। द मेगा icon Ratan Tata has described his journey dash being a 7-year-old boy who played his dash freedom struggle to being moved by the plight of a family on a two-wheeler which became the genesis of the world's most dash car, the Tata Nano। इसके बाद में इन्होंने एक रतन टाटा, एक महान शख्सियत की बात करी है कि भारत के अंदर रतन टाटा नाम के एक बहुत ही बड़े जो है गुणी व्यापारी हुए हैं। तो उन्होंने रतन टाटा जी का उदाहरण दिया है कि जो रतन टाटा जी हैं, उन्होंने अपने जीवन की यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि वो एक 7 साल के बालक थे जब उन्होंने भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में जो है उन्होंने भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता के अंदर। साथ ही साथ वो जो है एक परिवार की पीड़ा से उन्हें बहुत दुख हुआ। मूव्ड बाई मतलब किसी की पीड़ा को देखकर दुखी होना, व्यथित होना। तो उन्होंने जब देखा कि भाई एक परिवार है जो एक 2-व्हीलर के ऊपर जो है अपने बच्चों को और अपने जो है पत्नी को लेकर के जाता है। भारतीय मिडिल क्लास की यहाँ पर बात हुई है कि एक 2-व्हीलर है और उसके ऊपर पति है, पत्नी है और उनके 3 से 4 बच्चे हैं। तो इस चीज़ को जब उन्होंने देखा तो उन्हें काफ़ी पीड़ा और दुख महसूस हुआ। और यही चीज़ आगे चल के जो है जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के जन्म होने का, किसी चीज़ के बर्थ होने का कारण बनना। तो यही चीज़ आगे जो चलकर उनका जो प्रोजेक्ट था टाटा नैनो, उसकी नींव बनने का काम इस चीज़ ने किया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो कह रहा है कि द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर। वंस लाइफ इज डैश, वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड, नेवर मार्क्ड, रेयरली मार्क्ड, सेल्डम मार्क्ड। देखिए नेवर का तो मतलब हो गया कभी नहीं। नेवर का यहाँ पर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। तो भाई हम कह रहे हैं कि जीवन जो है वो उसकी चॉइसेस से जो है पता लगता है। तो अगर आप नेवर लगा देंगे तो नेवर का तो अर्थ ये चला जाएगा कि किसी का जीवन जो है वो चॉइसेस से कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये सरासर गलत हो जाएगा यहाँ। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। तो अगर अपन सेल्डम का यूज़ करते हैं तो भी इसका मीनिंग ये जाएगा कि भाई किसी का जीवन जो है कभी कभार जो वो चॉइसेस बनाता है उससे डिफाइन हो सकता है, जबकि कभी कभार नहीं, हमेशा ही जो है उसकी चॉइसेस ही, किसी भी व्यक्ति की चॉइसेस ही जो है उसके जीवन का निर्माण करती हैं। तो ये भी यहाँ ठीक नहीं होगा। रेयरली का मतलब भी वही है, कभी कभार, ये एक ही कैटेगरी के हैं दोनों एडवर्ब्स, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ऑफन जो है वो सबसे ज़्यादा ठीक होगा कि अक्सर किसी भी व्यक्ति के जीवन का वर्णन उसके द्वारा दी गई चॉइसेस से ही डिसाइड होता है कि उसका जीवन कैसा होने वाला है, अच्छा या बुरा। आगे चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर हुआ कि वंस लाइफ इज मार्क्ड बाय द एग्जेम्पलरी चॉइसेस वन हैज़ मेड डैश वंस जर्नी, अपनी जर्नी के दौरान। तो चॉइसेस वन हैज़ मेड अपॉन वंस जर्नी, टुवर्ड वंस जर्नी, अलोंग वंस जर्नी, इनटू वंस जर्नी। देखिए इनटू तो मूवमेंट का प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर इनटू का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहले ही तो ये बाहर हो जाएगा, बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शन है। टुवर्ड का मतलब होता है की ओर, और मेनली डायरेक्शन के लिए आता है, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए, तो उसका भी यहाँ पर कोई यहाँ लेना देना नहीं है। अब बचा अपॉन और अलोंग। अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर जो है छलांग वगैरह मारना, उसके लिए जो है मेनली अपन यूज़ करते हैं अपॉन, जंप अपॉन, इस तरीके से काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये होगा वन हैज़ मेड अलोंग वंस जर्नी, कि आपने जो चॉइसेस ली अलोंग वंस जर्नी, अपनी जर्नी के दौरान, जब आपकी जीवन यात्रा चल रही थी तो उस रास्ते पे चलते हुए जो आपने निर्णय लिए, जो डिसीजन लिए। तो जैसे अक्सर अपन बोलते भी हैं आम बोलचाल में कि वॉकिंग अलोंग द रोड, कि रोड पर चलते हुए, तो उसी प्रकार जीवन यात्रा पे चलते हुए जो निर्णय लिए। तो वन हैज़ मेड
अलोंग वंस जर्नी, अपनी जर्नी के जो दौरान जो चॉइसेस उन्होंने की। अगला देखिए, द मेगा आइकन रतन टाटा हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है 7 वर्ष की उम्र के लड़के से। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो रहा है, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर का मीनिंग तो होता है के लिए, फ्रॉम का मतलब होता है से, दो का मतलब होता है यद्यपि, अबो का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा फ्रॉम, कि भी उन्होंने जो है 7 साल की उम्र से अपनी यात्रा के बारे में जो है जिक्र किया। तो टाटा हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी फ्रॉम बीइंग अ 7-year-old बॉय हु प्लेड हिज डैश, हु प्लेड हिज, जिन्होंने अपना हिस्सा निभाया या अपना हिस्सा जो है जिया। तो हु प्लेड हिज पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, पार्ट इन, ठीक है, प्ले हिज पार्ट इन, पार्ट इन का मतलब होता है उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने उसमें अपना हिस्सा लिया। तो टू टेक पार्ट इन समथिंग, टू टेक पार्ट इन समथिंग ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज में हिस्सा लेना। तो ये फ्रेजल वर्ब बी ऑप्शन में ठीक होगा। पार्ट विथ का मतलब होता है सेपरेट, किसी चीज से अलग होना, टू सेपरेट, अलग होना। पार्ट विथ का मतलब होता है टू सेपरेट, अलग होना, ठीक है। पार्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा होना, पार्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा होना। जैसे आपने कहा कि आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम, कि मैं जो है टीम का क्या था, हिस्सा था, तो उसके लिए पार्ट ऑफ आता है। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, उसके लिए हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी जो है वो हमारा सबसे उचित फ्रेजल वर्ब होगा, कि उन्होंने कहा कि भी वो 7 वर्ष की उम्र से जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। ही टुक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल टू being moved by the plight of a family on a two-wheeler which became the genesis of the world's most dash car। अब देखिए most आ गया, तो ये आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री जो है किस चीज़ की सुपरलेटिव डिग्री की रिप्रेजेंटेशन है, एडजेक्टिव की। तो हमें यहाँ पे जो है एडजेक्टिव ढूंढना है। देखिए इकोनॉमिस्ट किसको बोलते हैं, अर्थशास्त्री को बोलते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इकोनोमाइज का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ की कीमत को कम करना। इकोनॉमिक जो है वो आर्थिक से संबंधित है। इकोनॉमिकल मतलब जो आप बोल सकते हैं कि सस्ता, कम पैसे वाला। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता या कम पैसा खर्चा जिसमें हो, कम पैसा खर्चा हो। तो टाटा नैनो जो थी वो आप जानते ही हैं कि बहुत ही सस्ती कार थी। तो सबसे उचित शब्द यहाँ पर इकोनॉमिकल होगा, कि जेनेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल कार दी टाटा नैनो, जो पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि एक कम पैसे वाली कार। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी ठीक होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ गया है, एक्टिव पैसिव से संबंधित है। दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो लिखा है द दिल्ली पुलिस हैज़ शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। कि जो दिल्ली पुलिस है उसने एक एजुकेशनल वीडियो शूट किया है। एजुकेशनल वीडियो मतलब किसी को शिक्षित करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया है। और वो वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाया है, ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, ट्रैफिक के नियमों के ऊपर, यातायात के नियमों पे बनाया है। किसके लिए बनाया है, स्कूल के छात्रों के लिए, कि भाई किस तरीके से जो स्कूल के छात्र जो है आजकल यंग एज में व्हीकल्स चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो कई बार यात्रा जो है वो सही तरीके से नहीं करते हैं, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो उनको एजुकेट करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जो है दिल्ली पुलिस ने जो है एक एजुकेशनल वीडियो बनाया है। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। देखिए आपको ज़्यादा यहाँ पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक तो टेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है।
तो आपको टेंस यहाँ पर पता चल गया कि भाई ये कौन सा टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। पहली बात तो आपको ये सेंटेंस देखते ही समझ में आ गई है। दूसरी बहुत बेसिक चीज़ें हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। देखिए एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्केलेटन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का हर वाक्य का सबसे जो है मासूम और छोटा ढांचा है। जब आप इसको पैसिव में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर यहाँ पर मेन वर्ब होती है जो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, और बाई के साथ हम लोग किसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, सब्जेक्ट। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसको जब अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देखिए हैज़ हैव के साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलती है तो ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और जब आप इसको पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो ये हैज़ और हैव एज इट इज़ होगा, प्लस यहाँ पर बीन आ जाएगा, पैसिव वर्ब आ जाएगी, और यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। अब आपको चेक करना है कि हैज़ हैव के साथ बीन कहाँ पर है। फर्स्ट सेंटेंस में है क्या, देखो यहाँ पर है, तो ये हो सकता है अपना आंसर। सेकंड में आपने देखा बीइंग लगा हुआ है, ये तब यूज़ करते हैं जब हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो, तो ये हमारा आंसर कतई नहीं हो सकता। सी में आपको कहीं पे नज़र आ रहा है क्या बीन, हाँ बीन नज़र आ रहा है, और यहाँ हैड है। तो देखो हैज़ हैव को हैज़ हैव के साथ में ही बीन के साथ चेंज किया है, हैड में तो कहीं लेना देना ही नहीं है, ठीक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। डी में है एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स वॉज बीइंग, अब फिर बीइंग आ गया, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है तो ये चला गया। तो हमारा आंसर देख लीजिए ये है। अब ये जो था हमारा एन एजुकेशनल वीडियो, तो ये ऑब्जेक्ट था, तो जब ये पैसिव में जाएगा तो सब्जेक्ट बन गया, तो एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ये पूरा जो है हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट यहाँ से, एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। और ये जो था हैज़ शॉर्ट, ये किस में चेंज हो गया, अब दोबारा हैज़ ही क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो हैव ले लेते, सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आया, और हैज़ के बाद में देखिए क्या आता है, बीन आता है, तो वही बीन यहाँ पर है, थर्ड फॉर्म बाई के साथ आपने जो सब्जेक्ट था दिल्ली पुलिस वो इधर आके बाई के बाद में ऑब्जेक्ट की तरह जुड़ गया। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। हमें जो है अंडरलाइन वर्ड देखना है कि क्या इसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और क्या होना चाहिए। दिया है इंडिया हैज़ लॉस्ट अ वेटरन एक्टर। वेटरन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो दोस्तों वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, जिसके पास एक बहुत ही लंबा चौड़ा बड़ा अनुभव हो, उसको हम लोग वेटरन बोलते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ है कि भारत ने जो है खो दिया एक बहुत ही वेटरन बुजुर्ग अनुभवी कलाकार विद द डिसीज ऑफ श्री राम लागू। और वो जो वेटरन एक्टर हैं, जो अनुभवी कलाकार हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनका नाम है श्री राम लागू। तो यहाँ पर लिखा है विद द डिसीज्ड। देखिए यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, आर्टिकल नज़र आ रहा है। द जो है वो क्या है दोस्तों, आर्टिकल है। अंग्रेज़ी में आर्टिकल का उपयोग हम लोग हमेशा किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं। 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास, एक ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है। इन तीनों का उपयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए, संज्ञा के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो वर्ड है वो है डिसीज्ड, जो कि डिसीज वर्ब का सेकंड फॉर्म है। डिसीज का मतलब होता है टू पास अवे। डिसीज का मतलब क्या होता है, टू पास अवे। हिंदी में अपन बोल सकते हैं किसी का गुजरना या मृत्यु होना। तो मीनिंग तो मरने का ही है, लेकिन आर्टिकल के बाद में वर्ब की पॉसिबिलिटी नहीं है, आर्टिकल के बाद में तो नाउन की पॉसिबिलिटी है। तो ये गलत हो गया है यहाँ पे, और ये गलत होने से नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा आंसर नहीं बन सकता। अब हमारे पास ऑप्शन एक है डिमाइस, एक है एक्सपायर्ड और एक है बीरीवमेंट। ठीक है,
एक्सपायर्ड का मतलब भी क्या होता है, किसी का खत्म हो जाना, ठीक है, मर जाना। अब चूंकि ये भी वर्ब है तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो पॉसिबिलिटी है किसकी, डिमाइस। आर्टिकल के बाद में नाउन की पॉसिबिलिटी है। डिमाइस का भी मतलब होता है किसी की मृत्यु या डेथ, किसी की मृत्यु या डेथ। तो यही सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन होगा कि श्री राम लागू के नाम से जो है एक बहुत ही बड़ी क्षति हमें पहुंची है। वो बहुत ही एक वेटरन, अनुभवी और बुजुर्ग कलाकार थे। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का है। कह रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमंस हैव बीन डैश द अर्थ मेकिंग स्कार्स अपॉन द लैंड। हजारों सालों से मनुष्य जो है वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं। मेकिंग स्कार्स अपॉन द लैंड, स्कार का मतलब होता है निशान। स्कार का मतलब क्या होता है, निशान। बेसिकली अगर थोड़ा सा गहराई में जाएं तो ये जो है ज़्यादातर स्कार जो आता है वो किसके लिए आता है, चोट के निशान के लिए आता है। तो हज़ारों सालों से मनुष्य जो है उसने धरती माता को चोट ही पहुंचाई है और नुकसान किया है, और उसके जो निशान हैं वो आप धरती पे देख सकते हैं नुकसान के। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ह्यूमंस हैव बीन रीडेकोरेटिंग। डेकोरेट का तो मतलब होता है सजाना, और री लग गया आगे तो ये प्रीफिक्स है, तो री का मतलब होता है अगेन। तो किसी चीज़ को दोबारा डेकोरेट करने को क्या बोलेंगे, रीडेकोरेटिंग। तो इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है जो सेंटेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी का ध्यान भंग करना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना। तो यहाँ पर इस वर्ड का भी कोई लेना देना नहीं है। मेक वर्ब होती है, मेक का मतलब होता है बनाना, और मेकिंग जो है वो मेक का आईएनजी फॉर्म है। री का मतलब होता है अगेन, तो रीमेकिंग मतलब किसी चीज़ को दोबारा बनाना। रीमेकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को दोबारा बनाना। तो हमारा आंसर जो है आपको यहाँ पर नज़र आ गया है, डैमेजिंग, कि जो है हज़ारों सालों से मनुष्य जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है, डैमेज कर रहा है। डैमेज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना। डैमेज का मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना, ठीक है। कौन सा वर्ब है ओरिजिनल, डैमेज है। उस डैमेज वर्ब का हमने आईएनजी फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया है। डैमेजिंग मतलब नुकसान पहुँचा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में है। चलिए आगे चलते हैं, और अगला जो है इडियम एक आ गया है, उसका मीनिंग हमें बताना है। इडियम है दोस्तों काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है, आलसी व्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेजी पर्सन। देखो याद रखना भी बहुत आसान है। काउच जो है मेनली अपन सोफ़ा को बोल सकते हैं, एक ऐसा सोफ़ा जिस पर आप लेट सकते हो। पोटैटो आलू, तो आप ऐसे याद रखो कि भी सोफ़ा है और उस पर दिन भर जो है कोई व्यक्ति है वो आलू की तरह पड़ा रहता है, कोई मूवमेंट नहीं करता। मतलब कैसा व्यक्ति है काउच पोटैटो, आलसी व्यक्ति है, लेजी पर्सन। तो इस तरीके से थोड़ा याद रख सकते हैं ईडीएम को। अगला जो है दोस्तों एक और हमारे पास क्लोज टेस्ट आ गया। पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अकॉर्डिंगली जो है ऑप्शंस भरेंगे। कह रहा है वी डू नॉट वांट टू कंडेम द वर्ड। कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्या मतलब होता है, क्रिटिसाइज। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आलोचना करना। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आलोचना करना। तो यहाँ पर ये जो है वी डू नॉट वांट टू कंडेम द वर्ड, ये बोल रहा है कि हम आलोचना नहीं करना चाहते। किसकी आलोचना नहीं करना चाहते, शब्द की आलोचना नहीं करना चाहते। वर्ड, शब्द जो चीज़ है उसकी आलोचना नहीं करना चाहते। इट इज़ आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। माइटी का मतलब क्या होता है, पावरफुल, शक्तिशाली। माइटी इंस्ट्रूमेंट, it is the means by dash we tell each other of our emotions, the way in which we influence others। ये कह रहा है कि शब्द जो है वो एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। शब्दों का उपयोग करके हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को जो है सामने वाले तक पहुंचाते हैं, और उनसे अपन शब्दों से सामने वाले को हम लोग प्रभावित भी करते हैं।
आगे कह रहा है वर्ड्स कैन डू डैश गुड बट ऑल्सो कॉज टेरिबल इंजरीज, कि शब्द जो है वो अच्छा कार्य तो करते ही हैं लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा टेरिबल मतलब भयावह, इंजरी मतलब घाव, कि भाई कई बार हम लेकिन अपने शब्दों से ऐसे शब्द हम अपने मुंह से निकाल देते हैं जिससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा गंभीर, गहरी और भयावह चोट लगती है, इंजरी होती है। इट इज़ ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वॉज द डीड, द वर्ड केम लेटर। बोले ये चीज़ सत्य है कि शुरुआत में पहले क्या था, डीड का मतलब होता है कार्य, वर्क, कि पहले जो है शुरुआत में कार्य को ज़्यादा महत्वता थी और फिर उसके बाद में शब्द आया। इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट्स ए कल्चरल प्रोग्रेस डैश द डीड बिकेम वर्ड, और ये एक तरीके से हमारे कल्चर की, हमारी परिवेश की उन्नति थी कि पहले कार्य को महत्वता दी जाती थी और फिर धीरे धीरे कार्य जो है वो किस में तब्दील हो गए, शब्द में तब्दील हो गए। बट द वर्ड वॉज डैश ए स्पेल, अ मैजिकल एक्ट एंड इट डैश मच ऑफ इट्स पावर, लेकिन जो शब्द था उसका एक जादुई प्रभाव था अपने आप में, और डे बाई डे वो प्रभाव जो है बढ़ता ही चला गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज टेस्ट संपन्न हुआ। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है वी डू नॉट वांट टू कंडेम द वर्ड, इट इज़ आफ्टर ऑल ए माइटी इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ द मीन्स बाई डैश, इट इज़ द मीन्स बाई विच। तो यहाँ पर जो है कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, विच ठीक रहेगा, कि इट इज़ द मीन्स बाई विच वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस, कि ये एक वो जरिया है जिसकी मदद से हम लोग जो है एक दूसरे को अपने इमोशंस बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विच जो है वो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। आगे चलते हैं, अगला है वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस द वे इन विच। देखिए यहाँ पर आगे दोबारा आपको विच वर्ड नज़र आया, तो यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि पिछले वाले ऑप्शन में भी जो है विच ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो बाई विच वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर्स, वर्ड्स कैन डू डैश गुड। शब्द जो है वो ऐसी चीज़ अच्छी कर सकते हैं जिनको हम लोग माप भी नहीं सकते, जिनको हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग इस तरीके से होगा कि वर्ड्स कैन डू इमेजरेबल गुड। मेजरेबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग नाप सकते हैं। मेजरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग नाप सकते हैं। अब ये जो IM प्रीफिक्स है ये इसके मीनिंग को अपोजिट कर देगा। तो इमेजरेबल मतलब जिसको आप नाप नहीं सकते। तो कई बार शब्द इतना अच्छा हमारे लिए कर देते हैं कि उसकी गहराई को हम लोग नाप नहीं सकते। तो इमेजरेबल गुड। नंबरेबल ये तब यूज़ करते हम लोग जब काउंटेबल फॉर्म में बात कर रहे होते, लेकिन यहाँ काउंटेबल फॉर्म में बात नहीं है, अनकाउंटेबल फॉर्म में है, इसलिए नंबरेबल उचित नहीं होगा। काउंटेबल भी वो काउंट करने के कॉन्टेक्स्ट में ही होता, नंबरेबल आ सकता था तो काउंटेबल भी आ सकता था, दोनों एक ही कैटेगरी शब्द है। मेजरेबल का मतलब होता है पैथेटिक, दयनीय बोलते हैं हिंदी में। तो इस शब्द का तो यहाँ पर दिए गए कॉन्टेक्स्ट में कोई लेना देना था ही नहीं, इसलिए सबसे उचित कौन सा शब्द हुआ, इमेजरेबल गुड। कि कई बार शब्द इतना अच्छा कर देते हैं जिसका हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, जिसको हम लोग नाप भी नहीं सकते। बट ऑल्सो कॉज टेरिबल इंजरीज, लेकिन कई बार बहुत ही भयानक चोट भी पहुंचा देते हैं शब्द। इट इज़ ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वॉज द डीड, द वर्ड केम लेटर, इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट्स ए कल्चरल प्रोग्रेस डैश द डीड बिकेम वर्ड। ये बोला ये एक तरीके की कल्चरल प्रोग्रेस थी जब कार्य जो है वो किस में तब्दील हो गया, शब्द में। तो बेसिकली यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं कि जब डीड शब्द में चेंज हुआ तो वो एक कल्चरल प्रोग्रेस थी। और टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सबसे अप्रोप्रिएट कंजंक्शन कौन होगा, वैन होगा। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड में वैन आ जाएगा कि जब डीड शब्द बना तो वो एक कल्चरल प्रोग्रेस थी। बट द वर्ड वॉज डैश ए स्पेल, अ मैजिकल एक्ट, लेकिन जो शब्द था वो वास्तविक तौर पे क्या था, वॉज ओरिजिनली ए स्पेल, वो वास्तविक रूप से एक जादुई चीज़ थी।
ठीक है। तो वास्तविक रूप से मतलब ओरिजिनली में जो वर्ड है वो एक जादुई चीज़ थी। एंड इट डैश मच ऑफ इट्स पावर, और वो जो है उसने अपनी काफ़ी पावर जो है उसको क्या है किया है, रिटेन किया है। ठीक है, तो इट हैज़ रिटेन, क्योंकि भाई उसने ये जो पावर है ये हाल ही के समय में जो है उसको क्या किया है, रिटेन किया है, उसको अपने पास रखा है। तो हाल ही में जो घटना होती है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर इट हैज़ रिटेन मच ऑफ इट्स पावर, कि वो जो है काफ़ी उसने अपनी पावर को जो है रिटेन किया है। ठीक है, तो ये क्लोज टेस्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे चलते हैं और अपने पास एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया है। दिया गया है कंबाइन टू फॉर्म ए होल, कि भी एक स्टेटमेंट दिया है, उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंबाइन टू फॉर्म ए होल, कि भी छोटी छोटी चीज़ों का जुड़कर कि कोई एक बड़ी चीज़ बनना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है दोस्तों इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है चीज़ों को कंबाइन करना या चीज़ों का जोड़ना। ठीक है, डिसजॉइन का मतलब हो जाएगा अलग करना, जॉइन का मतलब भी जोड़ना होता है, तो डिसजॉइन अपोजिट है। डिसजॉइन का मतलब होता है अलग होना या अलग करना। क्रिएट का मतलब क्या होता है? तो क्रिएट का मतलब होता है बनाना। स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना या बिखरना। स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना या बिखरना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमें सेंटेंस का वो पार्ट चेक करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। दिया हुआ है आर 21st सेंचुरी सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सिंपली बी हैंडिंग टू अस, कि हमारी ये जो 21वीं शताब्दी की जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी उम्मीद क्या होती है? उसकी उम्मीद ये होती है कि उनको सारी संबंधित जानकारी जो है वो एकदम सीधे सीधे जो है उनको दे दी जाए, सीधे सीधे उनके सुपुर्द कर दी जाए, सीधे सीधे उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, ये 21वीं शताब्दी के समाज की उम्मीद है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? बी हैंडिंग। अब ये जो बी है ये मेनली हमको पैसिव वॉइस में नज़र आता है, ये एक पैसिव वर्ब है। जब भी हम लोग मॉडल सिंपल को, सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं या फ्यूचर सिंपल को पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका यूज़ होता है पैसिव वर्ब की तरह। और इसके बाद चूंकि पैसिव है तो मेन वर्ब जो भी आएगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी बीच में एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ बी के बाद में थर्ड फॉर्म की पॉसिबिलिटी है, तो बी हैंडिंग लिखना जो है वो सरासर यहाँ पर गलत है। तो हम लोग जो है ये बी हैंडिंग यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये आर 21st सेंचुरी सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सिंपली बी हैंडिंग को जो है थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैंडेड, टू सिंपली बी हैंडेड टू अस, कि 21वीं शताब्दी का जो समाज है उसकी उम्मीद ये है कि भाई कोई भी जो संबंधित जानकारी है वो उनको सीधे सीधे दे दी जाए। तो बी हैंडेड यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमें अगेन ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो कह रहा है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स, कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो हैं उनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है पुलिस के कुत्तों को ट्रेन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टू द ट्रेनिंग। अब इस चीज़ को समझिएगा, दिया हुआ है टू द ट्रेनिंग। देखिए जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ पढ़ते हैं कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। और दूसरी हम लोग ये भी चीज़ पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर टू द ट्रेनिंग, भाई यहाँ पर ट्रेन जो वर्ब है, ट्रेन मतलब किसी को जो है
ट्रेनिंग देना, तो उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ट्रेनिंग। तो वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो वो तो टू के बाद तो नहीं आ सकती, क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन आ सकता है क्योंकि आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग टू की जगह जो है किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब ये हमारा सेंटेंस सही होगा कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो है आर ऑफन यूज, अक्सर उनका इस्तेमाल होता है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। किसकी ट्रेनिंग के लिए, पुलिस के कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हमको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है विष्णु सेड, विष्णु ने कहा आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग, मैं जो है थिएटर जा रहा हूँ इस शाम। देखो सबसे पहले तो आपको एग्जाम में इसको किस तरीके से करना है वो सिखा देता हूँ। दिस जो है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है। ये चीज़ अपन सब पढ़ते हैं कि दिस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, दैट में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब देखो यहाँ चार ऑप्शन है, कहाँ कहाँ है दैट। तो एक तो ए में दैट है और एक सी में दैट है, बी में तो दिस का दिस ही है तो ये आंसर नहीं हो सकता, डी में दिस का दिस है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो सीधे दो ऑप्शन तो देखते ही चले गए। कई बार ऐसा भी होता है कि तीन ही चले जाते हैं, सीधा आंसर आ जाता है, बट यहाँ दो हैं तो आगे चेक कर लेते हैं। अब ये जो टेंस है उसको देखिए, एम गोइंग, तो ये कौन सा टेंस है, तो आप बोलेंगे कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही तो होता है इज एम आर के साथ आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर जब इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब हम लोग डायरेक्ट इसको नरेशन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इज एम आर प्लस वॉज वर, इज एम आर प्लस आईएनजी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर प्लस आईएनजी में चेंज हो जाएगा। तो आप चेक करिए कि यहाँ या यहाँ कहाँ पर है वॉज वर प्लस आईएनजी, तो ये यहाँ पर है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। और सैड जो है वो नो चेंज होता है नरेशन में, तो इसलिए सैड इज आ गया। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, तो विष्णु के अकॉर्डिंग ये ही में चेंज हो गया। वॉज गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेपोजिशन टू ऑब्जेक्ट आ गया, दिस किस में चेंज हो गया, दैट, और इवनिंग जो है वो एज इट इज आ गया। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है। कह रहा है स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी, पैसे को चुराना या पैसे का गलत इस्तेमाल करना। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं गबन करना। थोड़ा सा अगर इजी करूं आपके लिए तो अपन बोल सकते हैं पैसे की हेरा फेरी करना, पैसे की हेरा फेरी करना, पैसे की हेरा फेरी करना। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्बेजल। तो हमारा सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओवरचार्ज का मतलब होता है अधिक पैसा ले लेना, अधिक पैसा लेना। भाई जैसे आपने किसी से पंचर ठीक करवाई, उसका खर्चा 50 है और आपसे 100 ले लिया तो ओवरचार्ज कर दिया, अधिक पैसा लेना। रेड, छापा, अक्सर आपने सुना होगा रेड पड़ गई, छापा पड़ गया, छापा मार दिया। मैनिपुलेट का मतलब हो गया अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए बातों में उलझाना। किसी को अपने फायदे के लिए उसके सामने इस तरीके की बातें करना कि वो उनमें उलझ जाए, दैट इज नोन एज मैनिपुलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है वो हमें पकड़नी है। देखिए फिक्सेशन की स्पेलिंग ठीक है, म्यूजिशियन की ठीक है। म्यूजिशियन किसको बोलते हैं, संगीतकार को, जो संगीत वगैरह तैयार करता है। कॉन्सिक्वेंस ये भी ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। तो यहाँ कौन सी स्पेलिंग गलत है, प्रोविडेंस की स्पेलिंग गलत है, PROVIDENCE होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा एक पैसेज आ गया है, इसको अपन पढ़ते हैं। कह रहा है मांझा, इसको अपन मांझा बोलते हैं, धागा जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है मांझा, मंझा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो मांझा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, ग्लास कोटेड मतलब ये कांच से जो है इसको जो है बनाया जाता है, इसलिए बोला गया है ग्लास कोटेड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, तो इस पे कांच की परत होती है, इसलिए बोला गया है ग्लास कोटेड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स। आ गया ना, जो है ये इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है पतंग उड़ाने के लिए। नॉट ओनली पोजेज थ्रेट टू ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स बट ऑल्सो टू ट्रीज। अब ये जो धागा है इससे ना केवल मनुष्यों को, पक्षियों को खतरा है, बल्कि पेड़ पौधों को भी खतरा है। A study by the country's oldest botanical garden has revealed that it poses a great threat to trees. देश के किसी पुराने बॉटेनिकल गार्डन ने ये खुलासा किया था कि इसका एक बहुत बड़ा खतरा है, किसको, पेड़ों को। बट हाउ कैन ए स्नैप्ड स्ट्रिंग स्ट्रक इन ए ट्री किल द ट्री। लेकिन ये बोला कि कैसे एक फंसा हुआ धागा, किसी पेड़ में फंसा हुआ धागा कैसे किसी पेड़ को मार सकता है। अपेरेंटली इट डज सो बाय अलाइंग विद द क्रीपर्स इन द गार्डन। विशेष रूप से मेनली ये क्या कर सकता है कि किसी बाग में या बगीचे में कोई क्रीपर, क्रीपर का मतलब होता है बेल, क्रीपर का मतलब क्या होता है, बेल होता है, जो ग्राउंड के सहारे धीरे धीरे जो है किसी पेड़ का सहारा लेते हुए उठती है, उसको अपन क्रीपर बोलते हैं, हिंदी में बेल बोला जाता है इसको। अ रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट ऑफ द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, एक रिसर्च पेपर, शोध पत्र जो है पब्लिश किया था 3 वैज्ञानिकों ने, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के, इलस्ट्रेट इन डिटेल हाउ द मांझा इन कोल्यूजन विद क्लाइंबर्स डज द डैमेज। और उन्होंने इस शोध पत्र में बताया कि कैसे जो मांझा है वो एक पेड़ को या पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। The abandoned torn kite strings acts as an excellent primary supporting platform for the tender climbers, giving easy passage to reach the top of the trees. वो जो टूटा हुआ या वो धागा जो किसी पतंग में लगा हुआ है, अगर वो पतंग जाके कहीं पे फंस जाती है तो उसका सहारा लेकर कोई भी जो बेल है वो पेड़ के टॉप तक पहुंच सकती है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। Lateral branches from the top of the climber and other accessory branches from the ground reaches the top taking support of the first climbers, completely covers the tree top. और उस एक बेल जो वहाँ पर पहुँच चुकी है पेड़ के ऊपर, इसी तरीके का उस बेल का सहारा लेकर दूसरी बेल का सहारा लेकर तीसरी बेल, इस तरीके से बहुत सारी बेल जो है वो पेड़ के ऊपर पहुँच जाती है। और उससे क्या होता है, पूरा जो ट्री टॉप है, ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा उन बेलों से फिर क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है, दस इनहिबिटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट सेज द रिसर्च पेपर। और इसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी है, भाई चूंकि बेल ही बेल आ गई है पेड़ के ऊपर चारों तरफ से, तो वो पेड़ का जो पूरा टॉप है वो कवर हो जाता है और सूर्य की रोशनी जो है उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाती और डे बाई डे वो पेड़ जो है वो कमज़ोर हो जाता है और अंत में वो पेड़ जो है ख़त्म हो जाता है, ऐसा उस रिसर्च पेपर में बताया गया। तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन है अबेंडन मतलब किसी चीज़ को त्याग दिया है या छोड़ दिया है। टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स स्ट्रक इन ट्रीज बेनिफिट्स हुम, कि जो कटी पतंगे हैं उनमें जो धागा है या कोई धागा जो पेड़ में अटक जाता है वो किसको मदद करता है, तो वो मदद करता है किसको, क्रीपर्स को, बेलों को मदद करता है। किसको मदद करता है, बेलों को। उसके बाद में अपने पास आगे क्या है, अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा कि कितने वैज्ञानिक जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ स्टडी बाय कंट्रीज ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन। तो यहाँ पर देखो इन्होंने दिया था ना, 3 वैज्ञानिकों की बात हुई थी। कितने वैज्ञानिकों की बात हुई थी, 3 की। अपेरेंटली जगदीश चंद्र बोस, यहाँ पर देखो दिया है कहीं पे 3। ये अपेरेंटली डज नॉट अलाइंग बाय द क्रीपर्स इन द गार्डन, रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट। देखो ये यहाँ दे रखा है 3 साइंटिस्ट, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगला क्या है, अगला उन्होंने कहा कि भाई हाउ कैन ए ट्री बी किल्ड बाय ए क्रीपर, कि एक पेड़ जो है वो बेल से कैसे मर सकता है।
तो बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट, सबसे पहला ही ऑप्शन ठीक है कि वो जो सनलाइट होती है, सूर्य की किरणों की जो रोशनी होती है उससे वो ब्लॉक कर देते हैं, पेड़ को सूर्य की किरणें नहीं मिल पाती, इसकी वजह से जो बेल है वो उस पेड़ की हत्या कर देती है। आगे है कि शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, भारत के ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन को। तो देखो ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जा सकता है। तो ये यहाँ पर है ए, फिर जे, फिर सी। तो ए जे सी कहाँ कहाँ है, तो डी और बी में तो नहीं है, ए और बी में है ए जे सी, फिर ए जे सी के बाद में बी है, फिर आई है। तो ए जे सी बी और फिर आई, मतलब ये जो है ऑप्शन ए ये एप्रोप्रिएट एक्रोनिम होगा। एक्रोनिम मतलब कि जो शॉर्ट फॉर्म है वो होगी। अगला है व्हाट गिव्स इजी पैसेज टू क्लाइंबर्स टू टॉप ऑफ द ट्रीज, किस चीज़ की सहायता से वो जो बेल हैं वो पेड़ की टॉप पर पहुंच जाती हैं, क्रीपर्स की मदद से, टॉर्न काइट्स की मदद से, मांजा की मदद से, या लेटरल ब्रांचेस की मदद से। तो भाई क्लाइंबर्स को पेड़ तक पहुंचने के ऊपर जो मदद करती हैं वो कौन करता है, वो जो मांझा है, वो जो धागा है वो मदद करता है कि वो धागे के सहारे सारे जो है वो चढ़ चढ़ के ऊपर पहुंच जाती हैं। अब ये एक PQRS का क्वेश्चन आ गया। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, वी सी मोर एंड मोर कार्स ऑन आवर रोड्स, हर साल दिन बाई दिन जो है रोडों पे व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। इन अदर कंट्रीज पीपल आर ट्राइंग टू रिड्यूस एज दे आर अवेयर दैट इट पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, मैनी ऑफ देम हैव वेरी बिग इंजन्स विच यूज ए लॉट ऑफ पेट्रोल एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ पोल्यूशन। देखो यहाँ से जोड़ेंगे इसको कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा कार्स रोड्स पे आ रही हैं, मैनी ऑफ देम, ये दैम किसके लिए आया है, ये इन्हीं कार्स के लिए आया है कि ज़्यादातर जो कार हैं उनका इंजन बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से वो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करती हैं और ज़्यादा पोल्यूशन जो है होता है। तो आर से शुरुआत होगी यहाँ से, एक ही ऑप्शन था आर से शुरू होने वाला, फिर पी आ जाएगा आर के बाद में कि दूसरे देशों में लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑयल का यानी पेट्रोल और डीजल का कम यूज़ करें क्योंकि इसकी वजह से जो है पोल्यूशन होता है। फिर क्यों आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोल जो है वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और अंत में फिर एस आ जाएगा और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो छोटी गाड़ी जो है उसका यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और जो है कुछ लोग जो है पैदल भी चलते हैं, गाड़ियों का कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हमारा सबसे ठीक होगा। आगे चलते हैं, एक और हमारे पास यहाँ पर पैसेज आ गया है। कह रहा है स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म। स्ट्रीट थिएटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्ट्रीट थिएटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नुक्कड़ नाटक। क्या बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक। गली के जो नुक्कड़ है, जो चौराहे है, वहाँ पे जो हम लोग वो करते हैं, नाटक वगैरह करते हैं, ड्रामा करते हैं, उसको स्ट्रीट थिएटर बोला जाता है। कह रहा है ये भारत की एक बहुत ही प्राचीन कला है। डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लोरिश इन इंडिया। कि आधुनिक मनोरंजन की बात करें, आजकल फिल्में हैं, वेब सीरीज़ है, फिर भी नुक्कड़ नाटक जो है वो भारत में फल फूल रहा है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो संदेश लोगों तक पहुंचते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं। आगे कह रहा है स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपगेटिंग रिफॉर्म्स बाय हाईलाइटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज प्रेजेंट इन द सोसाइटी। अब ये जो नुक्कड़ नाटक होते हैं इनमें हम लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं जो है उनको दिखाते हैं, उनका चित्रण करते हैं। Unlike in the olden days, its performance is no longer restricted to villages or small localities of the city. Today, small groups of people formers including students would stage performance to mobilize public opinion to help create or raise awareness over a particular issue of public importance. देखिए शुरू में तो क्या होता था, नुक्कड़ नाटक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते थे, छोटे एरिया में होते थे, लेकिन डे बाई डे अब ये जो नुक्कड़ नाटक है, स्ट्रीट थिएटर जो है, इसने अपनी पकड़ शहरों तक भी बना ली और बड़े बड़े मंच के ऊपर स्ट्रीट थिएटर होते हैं और उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। थीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज़, एड्स अवेयरनेस, डोमेस्टिक वायलेंस आर सम ऑफ द एरियाज हाईलाइटेड बाय कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर ट्रूप।
ज़्यादातर जो ये स्ट्रीट थिएटर का जो दल होता है वो एड्स के अवेयरनेस को लेकर के जो है नाटक दिखाते हैं। कुछ लोग जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जैसे पति ने किसी अपनी पत्नी को पीट दिया, मार दिया, महिलाओं पे हाथ उठाना, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को दिखा दिया। कुछ लोग जो है सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब किसी बच्चे का शोषण हो गया, किसी गरीब को मार दिया। तो इस तरीके की जो है नाटक, ड्रामा जो है स्ट्रीट थिएटर में दिखाया जाता है। अनलाइक इन रेगुलर ड्रामा, स्ट्रीट ड्रामा एम्प्लॉय वेरी लिटिल प्रॉप्स एंड इमेजेस। जो रेगुलर ड्रामा होते हैं उनके अंदर तो क्या है, बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्ट्रीट थिएटर में जो है बहुत कम साधनों के साथ जो है नाटक प्रस्तुत किया जाता है। द ह्यूमन बॉडी बिकम्स द मेन टूल इन विच कोरियोग्राफी, माइम, डायलॉग, सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। जो स्ट्रीट थिएटर होता है उसमें मनुष्य का जो शरीर है, मतलब जो एक्टर है, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वो अपने हाव भाव से, अपने शब्दों से, अपने बातों से, अपने डायलॉग से जो है अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करता है। स्लोगन्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर, काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रीट थिएटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया। स्ट्रीट थिएटर जो है वो एक काफ़ी जो है ज़ोरदार माध्यम है, मीडिया है। इट्स अपील इज़ टू इमोशंस लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। और ये जो स्ट्रीट थिएटर होता है, इसका इम्पैक्ट यानी जो प्रभाव है जनता के ऊपर, वो बहुत ही जल्दी होता है। बाई बीइंग लोकल एंड लिव आल्सो आर एबल टू एस्टेब्लिश नॉट ओनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस बट बाई बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल दे आर पॉपुलर अमंग ऑल एज ग्रुप्स। चूँकि ये जो है सस्ता होता है, इसकी टिकट ज़्यादा महंगी नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से देख सकता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है इससे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और स्ट्रीट थिएटर को पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ आया कि मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर, कि जो मॉडर्न मीन्स जो आजकल जो फिल्में बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, उसकी वजह से स्ट्रीट थिएटर पे कोई प्रभाव नहीं हुआ है। तो अपन बोल सकते हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डजंट इफेक्ट स्ट्रीट थिएटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश टू विलेजेज और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। तो इसमें वॉज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वॉज रिस्ट्रिक्टेड, कि पुराने ज़माने में जो है स्ट्रीट थिएटर वो जो है रिस्ट्रिक्टेड था, गाँवों तक और लोकेलिटीज़ तक सीमित था। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। स्ट्रीट थिएटर जो है वो सामान्यतः डील करता है किससे, पब्लिक के जो इम्पोर्टेंस है उसके महत्व के चीज़ों से डील करता है। अगला हो जाएगा स्ट्रीट थिएटर इज डैश ऑन डैश टू स्टेज, अफोर्डेबल है कि भी स्टेज के ऊपर स्ट्रीट थिएटर किया जा सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा इसका कि स्ट्रीट थिएटर जो है वो क्रिएट करता है इम्पैक्ट किसके ऊपर, ऑडियंस पे। कैसा इम्पैक्ट, इंटीमेट, मिस्टिकल, फिजिकल, इमोशनल। तो बार बार इसी शब्द का उपयोग हुआ था पैसेज में, इमोशनल प्रभाव जो है वो ज़्यादा होता है किसका, स्ट्रीट थिएटर का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि करेक्ट पैसिव वॉइस बताइए किसका, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। तो पैसिव में मेक टूल्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी टूल्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये तो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो टूल्स और मॉडल जो है वो किस में चेंज होता है पैसिव में, तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें चेंज होता है। तो यहाँ पर कैन नॉट बी मेड, तो कैन का कुड नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आर है, ये गलत हो गया। और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन बनेगा, टूल्स। तो टूल्स कैन नॉट बी मेड बाई एनिमल्स, ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड बाई मुंबई पुलिस। ये पैसिव में दे रखा है, तो इसको एक्टिव में करेंगे तो ये मुंबई पुलिस, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉज अरेस्टेड है मतलब पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, तो जब एक्टिव में जाएंगे तो सेकंड फॉर्म चाहिए, तो अरेस्टेड आएगा। तो ये बन जाएगा मुंबई पुलिस अरेस्टेड किसको, द टेररिस्ट। तो मुंबई पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, तो इसका पैसिव हो जाएगा द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड बाई मुंबई पुलिस, जो कि आपको दे रखा है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आई आस्क्ड राहुल व्हाई ही वॉज बैक सो सून। मैंने राहुल से पूछा कि भी वो जो है इतनी जल्दी क्यों आ गया। तो ये जो है उसमें दे रखा है, किसमें, इनडायरेक्ट में दे रखा है, इसको डायरेक्ट में लाना है। तो इसको डायरेक्ट में लाएंगे तो आस्क जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू। तो आई सेड टू राहुल और वाई ही वॉज, तो ये किस में है, एफर्मेटिव में, तो इसको इंट्रोगेटिव में लाना पड़ेगा।
क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव है तो उसको इनडायरेक्ट में जब जाते हैं तो एफर्मेटिव में चेंज करते हैं, सकारात्मक में। तो ये हो जाएगा वाई, अब यू आर ये तो खुद एफर्मेटिव में है तो ये गलत हो गया। वाई वॉज ही, अब यहाँ पर तो ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो भाई टेंस यहाँ पे पास्ट है तो डायरेक्ट में क्या रहा होगा, प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट अगर डायरेक्ट में है तो वही चेंज होके पास्ट में जाएगा, किसमें, इनडायरेक्ट में। तो वाई अगेन ये तो खुद पास्ट में है, तो ये बन जाएगा वाई आर यू बैक सो सून। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। क्या आई सेड टू राहुल, मैंने राहुल से कहा वाई आर यू बैक सो सून। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी सेड टू मी अ मंकी बिट मी इन द पार्क। रानी ने मुझसे कहा था कि एक बंदर ने मुझे पार्क में काट लिया था। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड। तो ये आस्क्ड वाला तो सबसे पहले चला गया। तो रानी टोल्ड मी दैट, ये मंकी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो ये रही हेड के साथ थर्ड फॉर्म, कहाँ पे, हर इन द पार्क। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा, रानी टोल्ड मी दैट ए मंकी हैड बीटन हर इन द पार्क। और ये हमारा जो है अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। अगेन PQRS का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि द स्नेक के ऊपर है। तो ये कैफ़े जो है टोक्यो में खुला है और उसके अंदर जो है वहाँ पे सांप वगैरह हैं, रेप्टाइल्स वगैरह हैं, वहाँ पे बैठ के लोग खाते पीते हैं। ये इस तरीके का है ये पैसेज। तो इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से होगी कि दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपनड इन टोक्यो इज़ नॉट फॉर फेंट हार्टेड, कि ये कैफ़े जो हाल ही में टोक्यो में खुला है ये कमज़ोर दिल के लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसे इसकी शुरुआत होगी। और फिर यहाँ पर क्या होगा, इसमें होगा फिर हियर यू सिप। ये हियर किसके लिए है, इस कैफ़े के लिए है कि यहाँ पे आप अपनी ड्रिंक जो है वो पीते हैं, किसके साथ, किसकी कंपनी में, 35 सांपों की कंपनी में। तो एस के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर क्यों आएगा, नन ऑफ देम आर वेनमस, कि कोई भी ऐसा सांप नहीं है जो जहरीला है। मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। तो कोई भी सांप जहरीला नहीं है, मतलब कस्टमर जो है उन सांपों के पास जा सकते हैं और जो है उनके साथ जो है वो थोड़ा सा समय व्यतीत कर सकते हैं। और फिर लास्ट में पी आ जाएगा कि कैफ़े के ओनर का कहना है कि वो सांपों को कंजर्व बचाने के उसमें है, सांपों को बचाना वो चाहता है, ये मुहिम उसने छेड़ रखी है और इसीलिए उसने इस तरीके का एक सेटअप बनाया है। क्योंकि सांपों को लेकर लोगों को जो एक गलत धारणा है, वो सांप दिखते ही मारने का प्रयास करते हैं, तो वैसा नहीं है, तो इसलिए उसने ये सेटअप बनाया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।